तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो हम आज रिवीजन करेंगे सेट नंबर 4 का। और साथ ही में आपको ये भी बता दें कि आज हम एक अपने टेलीग्राम चैनल पर बुक अपलोड करेंगे जो कि 1 जनवरी 2024 से लेकर अभी तक यानी कि नवंबर तक 1 दिसंबर तक की है। 1 दिसंबर 2024 तक की जितनी भी करंट अफेयर जो स्पीडी आती है वो उस पर अपडेट है। जितना भी 1 दिसंबर 2024 तक का अपडेट है उसमें पूरा दिया गया है इस पीडी में। तो आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो है उसको पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो उसको जो है हम आपको अपने टेलीग्राम के माध्यम से अपलोड करेंगे और इवनिंग तक हम उसको डिलीट कर देंगे। तो आप जो है अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और डेली आपको एक बुक जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि लोक नृत्य, महाराष्ट्र के लोक नृत्य कौन कौन से होते हैं? महाधन कब? जब लब किया तभी तो बना तमाशा। और कैसा बना तमाशा? बोला नकटा कि तुम नकटा हो। लेजिम यानी कि इल्जाम लगाए गए, ठीक है। और किस पर? गौरी पर। किस पर? गौरी पर इल्जाम लगाया गया कि वो कैसी है, काली है, कोली काली है, नकटी है। इल्जाम लगाए गए क्यों? क्योंकि लब किया था, तमाशा बना। और जब तमाशा बनता है तभी तो धन की क्या होती है, महाधन की, महाधनगिरी, महाधन नगरी गाजा। धन धन की जो वर्षा है तभी तो होती है जब किसी का तमाशा बनाया जाता है। तो महाराष्ट्र के कौन कौन से हैं? धन नगरी गाजा, लावणी, लावणी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा है तमाशा, तमाशा किया गया था, क्यों? लव किया था। कोली बोला गया था और नकटा बोला गया था उसको। इल्जाम लगाए गए थे, लेजिम, बहुत तुम लेजी टाइप के इंसान हो। किस पर लगाए गए थे? गौरी पर लगाए गए थे, गौरीचा और ललिता। किस पर? गौरी और ललिता दोनों पर इल्जाम लगाए गए थे। राजस्थान का कौन सा है? तो घूमर जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य माना जाता है। गिद्दा और जूली ये कहाँ के हैं? ये पंजाब के हैं। गुजरात की बात कर लेते हैं तो गरबा, टिप्पाणी और डांडिया ये तीनों कहाँ के हैं? ये तीनों गुजरात के लोक नृत्य के रूप में जाने जाते हैं। कथक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो कथक शब्द की उत्पत्ति जो है वो कथा से होती है। किससे होती है? कथा शब्द एक आपने सुना है, वहीं से जो है वो कथक शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका मतलब कथकली भी होता है। कथकली कहाँ का है? कथकली है केरल का। और कथक कहाँ का है? कथक है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। कथक कहाँ का है? तो उत्तर भारत का है। और ये कथक किस घराने से आता है? तो ये जो कथक घराना है इसमें जयपुर, लखनऊ, बनारस और रायगढ़, रायगढ़ कहाँ पड़ता है? तो रायगढ़ जो है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यहाँ पर जो है ये कथक के घराने स्थित हैं। कहाँ पर? जयपुर, लखनऊ, बनारस और रायगढ़, ठीक है। रायगढ़ मतलब छत्तीसगढ़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके कलाकार कौन है? तो देखो, एक थकना नहीं है जब तक तुम्हें सितारे की तरह चमकने ना लगो। गोपी कृष्ण, गोपियों कृष्ण भी सितारे की तरह ही चमके थे। रोशन कुमारी, नाम रोशन करना है, थकना नहीं है, सितारे की तरह क्यों तुम्हें कुछ चमकना है। जितने भी महाराज से हमने बताए थे, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, जितने भी ये महाराज से नाम है वो किस में जाएंगे? वो कथक में जाएंगे। कितने? 95% जितने भी ये महाराज हैं वो। अब आ जाते हैं घराने से संबंधित कि कौन सा घराना किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो रामपुर घराना जो है वो किसके द्वारा बसाया गया था? तो इनायत हुसैन खान के द्वारा ये बनाया गया था। पटियाला घराना जो कि पंजाब में स्थित है ये किसके द्वारा? तो मियाँ कुल्लू के द्वारा जो है इसको बसाया गया था। आगरा घराना तो ये सुजान खान के द्वारा बसाया गया था। ग्वालियर घराने की बात कर लेते हैं तो हस्सू खां जो है इनके द्वारा ग्वालियर घराने की स्थापना की जाती है। और ग्वालियर घराना जो है वो सबसे पुराना ख्याल घराना माना जाता है। कैसा? ख्याल के गायक, ख्याल एक गायक भी है और ख्याल एक घराना भी है, ठीक है, जो कि सबसे पुराना घराना है। ग्वालियर घराने की बात कर लेते हैं तो तानसेन, नत्थू खां और हद्दू खां ये इनके ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। ये लोग तानसेन हो गए, नत्थू खां हो गए, हद्दू खां हो गए। वाद्यंत्र की बात कर लेते हैं तो अली खान के दो पुत्र हैं अमजद अली खान के, एक है अयान अली खान और एक है अमान अली खान। कौन कौन से? एक है अमान, अमान है ऊपर वाला और अयान है नीचे वाले। इन दोनों को ही, अमान और अमान अली को 2024 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। किससे? 2014 में, सॉरी 24 में नहीं, 2014 में जो है वो नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। किसको? अमान अली खान को और अयान अली खान को, जो कि अमजद अली खान के पुत्र थे। और ये तीनों ही जो हैं वो सरोद वादक थे। क्या थे? सरोद वादक थे। अली अकबर खां रो दिए तभी तो दौलत आएगी, ठीक है। और अलाउद्दीन खान ये भी किससे संबंधित हैं? तो ये सरोद से संबंधित हैं। अलाउद्दीन खान की एक बेटी थी अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार से संबंधित थी। अलाउद्दीन खान जो है वो सरोद वादक थे, जबकि इनकी जो बेटी थी अन्नपूर्णा देवी ये किससे संबंधित थी? तो सुरबहार से ही संबंधित थी। और सुरबहार से और कौन थे? तो इमरत खान जो है ये भी सुरबहार से संबंधित थे। संत भजन सोपारी आपको बताया था एक नाम हमने, ठीक है। अब यहाँ पर कौन आ जाएंगे? अभय सोपारी।
कौन आ जाएंगे? अभय सोपारी, रुस्तम सोपारी, ये जितने भी सोपारी वाले नाम हैं ये किस में आएंगे? संतूर वादक में आएंगे। सतीश व्यास जो है वो भी संतूर से संबंधित हैं, संतूर सतीश, ठीक है। और संतूर सोपोरी। रुस्तम सोपोरी की बात कर लेते हैं तो सूफियाना जो घराना है इन्हीं के द्वारा बसाया गया था, रुस्तम सोपोरी के द्वारा। उत्सव की बात कर लेते हैं तो ये जितने भी कूट वाले हैं, चाहे मीम कूट हो, चाहे चापचार कूट हो, या फिर पॉल कूट हो, ये जितने भी कूट वाले हैं, चाहे ख्वादो कूट हो या भालफवांग कूट हो, जितने भी कूट वाले वर्ड आएंगे, रूट वर्ड हमेशा कूट दिया किसको? चाहे अगर खुद कुटते हैं तो मजे इतने नहीं आते, लेकिन किसी को कूटते हैं तो मजे ज़्यादा आते हैं। मिजोरम को हमने क्या बताया था? हमेशा मजे से डिकोड करेंगे। तो मिजोरम यानी कि कूट से संबंधित है। और अगर इसी की बात करें तो पॉल कूट को ही स्ट्रॉबेरी उत्सव या फिर फसल पुआल उत्सव के रूप में जानते हैं। किसको? पॉल कूट को। केरल की बात कर लेते हैं तो ओथम या थेयम एक यहीं का है, केरल का, और ओथम जो है वो भी केरल का उत्सव मनाया जाता है। उत्तरायण जो है, ये उत्तरायण क्या होता है? जैसे अपने यहाँ पे मकर संक्रांति बनती है ना, इसी तरीके से गुजरात में उसको उत्तरायण के नाम से हम जानते हैं। लाबी लब, अभी ये आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में ये पूछा भी गया था, लाबी वाला मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लाबी जो है वो कहाँ का है, तो ये कहाँ का था? हिमाचल प्रदेश का था। आधुनिक ओलंपिक की बात कर लेते हैं। पहले आधुनिक ओलंपिक जो है वो 1896 में एथेंस में खेले गए थे। वो 6 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक चले थे 1896 में, और इसीलिए 6 अप्रैल को जो है वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 6 अप्रैल 1896 से आधुनिक ओलंपिक गेम की शुरुआत होती है। कहाँ पर? एथेंस में। कहाँ पर? एथेंस में। इसीलिए 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस, जिसको हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में जानते हैं, जो कि मेजर ध्यानचंद जो कि एक हॉकी के प्लेयर थे, इनकी याद में मनाया जाता है, और जिनका जन्म जो है वो प्रयागराज में हुआ था, और प्रत्येक वर्ष जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। दूसरा ओलंपिक कहाँ पर खेला गया था? तो ये 1900 में पेरिस फ्रांस में ये खेला गया था। थर्ड कहाँ पर खेले गए थे ओलंपिक? तो ये सेंट लुइस यूएसए में खेले गए थे। प्राचीन ओलंपिक की बात कर लेते हैं तो प्राचीन ओलंपिक जो है वो 776 बीसी में खेले गए थे, ठीक है। आधुनिक ओलंपिक की बात कर लेते हैं तो 1896 से शुरू हुए थे, और प्राचीन ओलंपिक की बात आती है तो 776 बीसी में इनकी शुरुआत होती है। ओलंपिक खेल के जनक किसको कहा जाता है? तो पियरे डी कोबार्टिन को कहा जाता है, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। पियरे डी कोबार्टिन। ओलंपिक समिति की बात कर लेते हैं तो 23 जून 1894 की इसकी स्थापना होती है ओलंपिक समिति की, जिसकी शुरुआत कब होती है? 1948 से इसकी दिवस के रूप में मनाना शुरू होती है 23 जून को। कब से? 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन कब से मनाते हैं? तो 1948 से इसको दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि इसकी स्थापना कब हो गई थी? 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हो गई थी ओलंपिक समिति की। 2021 के टोक्यो ओलंपिक की बात कर लेते हैं तो ये भारत ने इसमें कौन सी रैंक हासिल की थी? तो 48वें नंबर की रैंक जो है वो हासिल की थी, जिसमें 1, 2 का 4 जो है खेल खेला गया था, यानी कि 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते गए थे। 2024 के ओलंपिक कहाँ पर खेले गए हैं? ये खेल हो चुके हैं, और कहाँ पर खेले गए हैं? तो पेरिस ओलंपिक के नाम से अभी इनका जो है अंत हो चुका है, ठीक है। 2028 में कहाँ खेले जाएंगे ओलंपिक? तो 2028 में जो है वो लॉस एंजलिस यूएसए में खेले जाएंगे। 2032 में कहाँ खेले जाएंगे? तो ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में खेले जाएंगे। अब यहाँ पर ये संभावना चीज़ कट कर देंगे, और 2036 के जो ओलंपिक गेम है वो भारत में 100% जो है इसकी घोषणा हो चुकी है कि 2036 में जो है ओलंपिक गेम भारत में खेले जाएंगे, ठीक है। 28 लॉस एंजलिस, 32 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, और 36 में कहाँ पर? इंडिया में। और इंडिया को जो है अभी हाल ही में एक उसके क्या बोलते भुखमरी सूचकांक के दौरान में भारत को जो है वो फर्स्ट नंबर पर रखा गया है, ठीक है। स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं तो वाटर पोलो हो, नेट बॉल हो और कबड्डी में प्लेयर की संख्या कितनी होती है? तो 7 जो प्लेयर हैं वो इनमें होते हैं। पुरुष कबड्डी में मैदान की बीमा कितनी होती है? तो अगर देखो, पुरुष की बात अलग होती है और फीमेल्स की बात जो है वो अलग होती है। पुरुष की बात कर लेते हैं तो 13/10 होती है, और फीमेल्स की जो है इसमें आगे वाले में 1 कम कर दो, पीछे वाले में 2 कम कर दो, यानी कि यहाँ पे 12 हो जाती है और यहाँ पर 8 हो जाती है। 12/8 मीटर जो है वो फीमेल की मैदान की बीमा होती है। मैच की अवधि की बात कर लेते हैं तो मैच की अवधि जो है वो मेंस की 40 मिनट की होती है, जिसमें 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं, और सेकेंड हाफ में जो है वो 5 मिनट का गैप दिया जाता है। कितने का? 5 मिनट का जो रेस्ट है वो दिया जाता है। वोमेन में क्या होता है? यहाँ पर ओवरऑल 30 मिनट का गेम होता है, जिसमें 15-15 मिनट के जो है वो 2 गेम खेले जाते हैं, और इसमें जो है 5 मिनट का रेस्ट दिया जाता है। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब होती है? तो प्रो कबड्डी लीग की जो शुरुआत है
वो 2014 से शुरू होती है। वनडे इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं तो वनडे इंटरनेशनल की शुरुआत जो है वो 1974 से होती है, जिसमें पहला मैच जो है वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में खेला गया था, फर्स्ट ओडीआई, जो कि इंग्लैंड के कप्तान कौन थे, तो अजित वाडेकर जो है वो इंग्लैंड के कप्तान बने थे, सॉरी इंडिया के कप्तान थे अजित वाडेकर, ठीक है। ये किसके कप्तान थे, ये इंडिया के थे, यहाँ पे ये चीज़ अलग डिकोड कर लेंगे। और खेला किसके बीच गया था, तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में इसको फर्स्ट ओडीआई के रूप में खेला गया था। पहला टेस्ट कब हुआ था, तो पहला टेस्ट मैच जो है वो 1932 में इंग्लैंड और इंडिया के बीच में खेला गया था, जिसमें इंडिया के जो कप्तान हैं वो कौन थे, तो सीके नायडू जो हैं वो इंडिया के कप्तान बने थे। पहला टी20 की बात कर लेते हैं तो ये 2006 में खेला गया था, जिसमें कप्तान इंडिया की तरफ से कौन थे, तो वीरेंद्र सहवाग जो हैं वो कप्तान बने थे। पहला पिंक टेस्ट बॉल की बात कर लेते हैं तो ये 2019 में खेला गया था, जिसके कप्तान कौन बने थे, तो विराट कोहली जो हैं इसके कप्तान बने थे। टेस्ट क्रिकेट की बात कर लेते हैं तो स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान कौन थे टेस्ट क्रिकेट में, तो लाला अमरनाथ जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट के स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान बने थे। सरोजनी नायडू की बात कर लेते हैं तो इनकी एक फेमस पुस्तक है द ब्रोकन विंग्स, कौन सी, द ब्रोकन विंग्स इनकी फेमस पुस्तक है। सुखवंत सिंह की बात कर लेते हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान और द सनसेट क्लब, कौन सी, ट्रेन टू पाकिस्तान द सनसेट क्लब, इनकी सुखवंत सिंह की। कुलदीप नायर की बात कर लेते हैं, इंडिया आफ्टर नेहरू इनकी पुस्तक है कुलदीप नायर की। ये बहुत बार पूछी गई है पुस्तक, और बाकी ये भी पुस्तकें जो हैं जितनी भी हम बता रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। सरी थरूर की बात कर लेते हैं तो द ग्रेट इंडियन नोवेल, जो कि महाभारत पर बेस्ड थी, कौन सी, द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये किसकी है, शशि थरूर की है। शशि थरूर की जितनी भी पुस्तकें हैं नए से लेकर पुराने तक ये सभी आपको याद होनी चाहिए। पैक्स इंडिया किन की है, वो भी शशि थरूर की है। वाई आई एम हिंदू, ये भी किसकी है, ये भी शशि थरूर की है। सो बिजनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, अंबेडकर ए लाइफ, ये बहुत फेमस रही है और अपने टाइम पे ये हर एग्जाम में पूछी गई थी। रियोट ए लव स्टोरी, बुकलेस इन बगदाद, एक ये है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ, एरा और एरिया की बात आएगी तो नॉयपॉल को याद रखेंगे, किसको, वीएस नॉयपॉल को, और एरा आएगी तो किसको याद रखेंगे, शशि थरूर को याद रखेंगे, ठीक है। एरिया में किसको याद रखना है, वीएस नॉयपॉल को याद रखना है। संविधान के भाग 3 में क्या है, तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं जो कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जिसके आर्टिकल की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है वो मौलिक अधिकार का वर्णन करते हैं। भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और इनके आर्टिकल की बात कर लेते हैं तो 36 से लेकर 51 तक जो है इनका वर्णन किया गया है। भाग 4A की बात कर लेते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में मौलिक कर्तव्य कहते हैं, जो कि रसिया के संविधान से लिए गए हैं। और इसके आर्टिकल की बात कर लेते हैं तो 51A जो है वो भाग 4A कहता है, ठीक है। भाग दूसरा क्या कहता है, तो नागरिकता के बारे में वर्णन करता है, एकल नागरिकता हो या दोहरी नागरिकता हो, जो कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई है नागरिकता का वर्णन, जो कि भाग 5 से लेकर 11 तक इसमें वर्णन किया गया है। भाग 1 की बात कर लेते हैं तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में इसमें बात की गई है, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इनको वर्णित किया गया है। भाग 5 में क्या है, भाग 5 में है क्या, संघ, जो कि 52 से लेकर 151 तक हैं। और भाग 6 में क्या है, राज्य हैं, जो कि 152 से लेकर 237 तक वर्णित हैं। भाग 7वां क्या है, तो राज्य के बारे में वर्णित करते हैं, जिसमें आर्टिकल 238 है। इसमें कई राज्य हैं जो इसमें आते हैं, ठीक है। इसको निरस्त कर दिया गया था, किसको, भाग 7 को, क्यों और किसके द्वारा किया गया था, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1956 में, इसको निरस्त कर दिया गया था भाग 7 को। भाग 8 क्या कहता है, तो यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करता है और 239 से लेकर 242 तक इसमें वर्णन किया गया है। भाग 15 में क्या है, भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 17 में क्या है, राजभाषा का वर्णन है। भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध है। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जो कि कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और आपात उपबंध जो है इसका वर्णन कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से। हमने बताया था मनी की जरूरत कब पड़ती है, जब आपात उपबंध आते हैं तभी, ठीक है। इतनी चीज़ें जो है वो आपको अब तक समझ में आ गई होंगी। अब आ जाते हैं अनुसूची की बात कर लेते हैं, तो अनुसूची कितनी है, अनुसूची है कितनी, अभी तक की जो बात कर लेते हैं तो 12 अनुसूचियां जो हैं अभी तक अपने भारतीय संविधान में हैं। तो पहली अनुसूची में क्या है, संघ व राज्य है। दूसरी में क्या है, उनकी सैलरी की बात की जाती है। तीसरे में क्या है, सैलरी, ऐसे मैंने जो याद की थी वो इस तरीके से याद की थी कि संघ और राज्य को कोई पर्सन ही तो देखेगा, ठीक है, और वो क्यों देखेगा, क्योंकि उसे सैलरी की जरूरत होगी।
और जब सैलरी की जरूरत होगी तो उसकी सैलरी निर्धारित कर दी गई। अब क्या होगा, उसको शपथ दिलाने का काम होगा, शपथ दिला दिया गया, शपथ दिला दी गई। लेकिन क्या हुआ, अब राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया जाएगा। अब हमारी तो जिम्मेदारी है कि हम अपने से नीचे लोगों को सीटों का आवंटन करें। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन कर दिया गया। फिर क्या देखना है हमको, फिर हमको देखना है SC ST के जो प्रशासन है इनको देखना है। और फिर कुछ विशेष क्षेत्र भी होते हैं जिनको हमको देखना होता है, ठीक है, उनके जनजातीय क्षेत्रों को देखना होता है, जैसे असम, त्रिपुरा। ATM याद रखेंगे क्या, ATM स्क्वायर, ATM स्क्वायर, M से मेघालय और मिजोरम। मेघा को मजे मिले कहाँ पर, त्रिपुरा में, और किसके साथ में, असम के साथ में, ठीक है। ATM स्क्वायर इस तरीके से याद रखेंगे। फिर क्या आता है, संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधि की विषय सूची इनमें जोड़ी गई। और आपको पता है कि 8वीं अनुसूची में जो है वो 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें अभी कुछ मेरी समझ से 5 भाषाएं जोड़ी गई हैं। एक तो पाली जोड़ी गई है, दूसरी प्राकृतिक जोड़ी गई है, और 2-3 लैंग्वेज जो है वो जोड़ी गई हैं। इनको जो है वो हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन एक बार कर देंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेज जो है वो जोड़ी गई हैं, ठीक है। तो अब भाग 8 में कितनी लैंग्वेज हो जाएंगी, तो वो हम आपको कंप्लीट उसकी डिटेल आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, तो एक बार ज़रूर विजिट कर लेना। पंचायत की बात कर लेते हैं, तो 11 जो है, अनुसूची 11 किसके बारे में बोलती है, पंचायत के बारे में। और अनुसूची 12 क्या बोलती है, नगर पालिका के बारे में वर्णन करती है, जिसमें कितने विषय हैं, 18 विषय हैं, किसमें, नगर पालिका में। 7वीं शेड्यूल यानी कि 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में जो हमने बताया था कि शक्तियों का वर्णन है, तो शक्तियों का किनका वर्णन होता है, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया जाता है। जिसमें संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 100 हैं, और राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो 61 हैं, और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो 52 विषय हैं। पहले संघ सूची में कितने थे, 97, बढ़कर कितने हो गए, 100। राज्य सूची में पहले 66 थे, फिर बढ़कर कितने हो गए, 61। समवर्ती सूची में पहले कितने थे, 47, अब कितने बढ़कर हो गए, 52, ठीक है। यानी कि संघ सूची को कौन देखता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी चीज़ें आती हैं वो संघ सूची में ही आएंगी। राज्य सूची में कैसे आती हैं, जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, ये सभी किस में आएंगी, तो ये सभी संघ सूची में, वो राज्य सूची में आएंगी। संघ सूची में कैसे आती हैं, जैसे गृह मंत्रालय की जितनी भी, जैसे मान लो दिल्ली पुलिस है, तो वो किसके अंतर्गत आएगी, तो संघ सूची के अंतर्गत में आएगी, ठीक है। समवर्ती सूची जिसमें दोनों लोग पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है। तो जैसे अब मान लो स्कूल है, तो शिक्षा जो है वो शिक्षा किस में आएगी, वो दोनों में आ जाती है, ठीक है। जिस पर दोनों ही कानून बना सकें वो समवर्ती सूची में रख दी जाती है। जैसे कि 4-5 चीज़ें हैं जो हैं वो राज्य सूची से समवर्ती सूची में आ गई। पहले वो राज्य सूची में थी, लेकिन अब समवर्ती सूची में आ गई। जैसे शिक्षा है, शिक्षा पर राज्य सूची भी बना सकती है, संघ सूची भी कानून बना सकती है, तो ये समवर्ती सूची में आ गई। जंगल की बात कर लेते हैं, तो अगर जंगल में कुछ भी होगा तो वो संघ भी बनाएगी और राज्य भी बना सकती है। वाइल्ड एनिमल यानी कि जंगली जानवर जो है, पक्षी संरक्षण है, वाट और माप है, यानी कि जैसे अभी GST वाला लफड़ा हुआ था ना, वो इसमें ही शामिल किया गया था। फिर इन चीज़ों को जो है वो उठाकर समवर्ती सूची में रख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर सभी कोर्ट का प्रशासन जो है वो इसी में आएगा, किसमें, समवर्ती सूची में। जिस पर दोनों जो कानून है बना सके वो समवर्ती सूची में आ जाएगा। लोथल की बात कर लेते हैं, रोजदी खंबात एरिया में ये दोनों माने जाते हैं, लोथल और रोजदी। और कच्छ के प्रदेश के रूप में किसको जाना जाता है, तो देसलपुर और धोलावीरा को, दोनों को ही कच्छ के प्रदेश के रूप में जाना जाता है। पुरुषनवी किसका नाम है, तो पुरुषनवी जो है वो रावी नदी का पुराना नाम है, और रावी नदी जो कि दसराज युद्ध के नाम पर ही रावी नदी का नाम है जो रखा गया था। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में रावी नदी का वर्णन किया गया है, और रावी नदी को ही पुरुषनवी बोला गया है, किसमें, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऋग्वेद की बात कर लेते हैं, तो ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, 10, अष्टक कितने हैं, 8, अध्याय कितने हैं, 64, मंत्र कितने हैं, 10,562, सूक्त कितने हैं, 1028। पहले आता है कुल, कुल के बाद आएगा ग्राम, ग्राम के बाद आएगा बिस, बिस के बाद आता है जन, जन के बाद आता है राष्ट्र। ये वाली जो लाइन है पूरी वो RPF SI में पूछी गई थी। एग्जैक्टली यही वाली लाइन थी कि कुल, कुल के बाद क्या ग्राम, ग्राम के बाद क्या बिस, बिस के बाद क्या जन, और जन के बाद क्या राष्ट्र। ये शायद इन दोनों में हम कंफ्यूज हो गए थे कि बिस पहले आता है कि जन पहले आता है, और शायद ये क्वेश्चन हम गलत करके भी आए हैं, ठीक है। बाकी कुल और राष्ट्र तो देखो तीन में थे, और यहाँ पे ग्राम को राष्ट्र में रख दिया गया था, इसीलिए इनका क्रम याद रखना जरूरी है, कुल, ग्राम, विस, जन और राष्ट्र। वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या है 4। कौन कौन से हैं, 4। एक है ऋग्वेद जिसमें स्रोत और प्रार्थनाएं हैं, दूसरा है यजुर्वेद जिसमें स्रोत एवं कर्मकांड है, फिर है सामवेद जिसमें संगीत का वर्णन है, जो कि अभी RPF कांस्टेबल RWA के मॉक टेस्ट में ये चीज़ पूछी गई थी। अथर्ववेद की बात कर लेते हैं, तो तंत्र, मंत्र और वशीकरण जितने भी हैं वो अथर्ववेद में आते हैं। वेदांग कितने हैं, 6 है। कौन कौन से हैं, तो शिक्षा, छंद, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष और व्याकरण, ये जो है वो 6 प्रकार के वेदांग हैं। कौन कौन से, शिक्षा, छंद, कल्प,
निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष। उपनिषद कितने हैं? तो 1008 उपनिषद हैं। और पुराण की बात कर लेते हैं तो 18 पुराण इसमें शामिल हैं। नदी की बात कर लेते हैं तो ये जो क्वेश्चन है बिपाशा, किस नदी को बोला गया है? तो ब्यास नदी को बोला गया। और ये उत्तर प्रदेश 31 की सेकंड शिफ्ट में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें बिपाशा ना देकर उन्होंने बिपास नदी का नाम दिया था। और ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में हमसे गलत हो गया था। ये वाला बिपाशा जो है वो तो याद था, लेकिन बिपास के चक्कर में बिपाशा याद करना ध्यान भूल गए। सरस्वती को पुराना नाम क्या है? तो घग्गर है। पुरुष नदी का क्या पुराना नाम है? रावी, अभी ऊपर बता के आए। सुतुद्री को हम क्या कहते हैं? सतलज। और बिपाशा किसको कहते हैं? तो ब्यास नदी को कहा जाता है। काबुल नदी को कुंभा कहा जाता है। गंडक नदी को सदानीरा कहा जाता है। झीलम नदी को बितास्ता के रूप में जानते हैं। गोमती नदी को गोमल के रूप में जानते हैं। और चिनाव को हम अस्किनी के रूप में जानते हैं। ठीक है, उसमें ऑप्शन थे अस्किनी, बितास्ता और एक बिपास था और एक और था। डोडा बेटा चोटी की बात कर लेते हैं तो ये तमिलनाडु के नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित है। डोडा बेटी चोटी जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसकी हाइट कितनी है? 2637 मीटर इसकी हाइट है किसकी? डोडा बेटा की। ठीक है, कार्डमम की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो ये केरल और तमिलनाडु दोनों में ही स्थित है कार्डमम की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? या फिर अनाईमुडी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटियाँ मानी जाती हैं, अनाईमुली और अनाईमुडी। ठीक है, अन्नामलाई और अनाईमुडी, जो कि अनाईमुडी जो है ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है अनाईमुडी को। और अन्नामलाई जो है इसको पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जिंदा गदा जो है इसको पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है, जो कि आंध्रा में स्थित है। और महेंद्रगिरी की बात कर लेते हैं, ये उड़ीसा में स्थित है, जिसकी हाइट कितनी है? 1501 मीटर इसकी हाइट है। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी सेकंड नंबर की कौन सी मानी जाती है? तो मीजा पुलिमला जो है मानी जाती है, जो कि केरल में स्थित है और केरल के इडुक्की जिले में ये स्थित है। ठीक है, ऊंची चोटियों की बात कर लेते हैं तो डोडा बेटा कहाँ की है? तो ये तमिलनाडु की है। मुख शिखर की बात कर लेते हैं, ये राजस्थान की है। सारामती की पहाड़ियों की बात कर लेते हैं, नागालैंड में स्थित है। धूपगढ़ की बात कर लेते हैं, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बटेश्वर हिल की बात कर लेते हैं, ये बिहार में स्थित है। बेल्लारी की बात कर लेते हैं, कर्नाटक में स्थित है। चिन पहाड़ियों की बात कर लेते हैं, ये मणिपुर में स्थित है। घोसी पहाड़ियों की बात कर लेते हैं तो ये महेंद्रगढ़ हरियाणा में स्थित है। गड़जात की बात कर लेते हैं तो ये गुजरात में है। मांडव की बात कर लेते हैं, ये भी गुजरात में है। सेवराय की बात कर लेते हैं, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। इलायचियों की पहाड़ी, जिसको हम कार्डमम की पहाड़ियाँ भी ऊपर बता के आए हैं, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल में सबसे ज़्यादा भाग में फैली हुई हैं, जो कि पश्चिमी घाट की ये पहाड़ियाँ मानी जाती हैं। खासी, गारो और जयंती ये कहाँ पे मिलती हैं? ये जातियाँ भी हैं और ये क्या बोलते हैं, हिल्स भी, इनको पहाड़ियाँ भी इनको हम कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित हैं? तो मेघालय में ये स्थित है। गिरी की बात कर लेते हैं तो गिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कोल्ली मलाई की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में स्थित है। डालमा की कहाँ पर हैं? ये झारखंड में स्थित है। और पटकाई हिल्स में ही जो है बुम की पहाड़ी, बुम, खासी, गारो और जयंतियाँ ये कहाँ पर हैं? ये हैं तो मेघालय की, और इन्हीं को ही हम पटकाई हिल्स के रूप में जानते हैं। ठीक है, इन्हीं में आती हैं ये पटकाई हिल्स में ही बुम, खासी, गारो और जयंतिया की पहाड़ियाँ आती हैं, जो कि भारत और म्यांमार बॉर्डर से बनती हैं। ठीक है, मानसराम की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो मेघालय के मानसराम में होती है, जिसकी अगर बात करें तो 11,872 mm वर्षा इसमें होती है। और खांसी में जो है मैक्सिमम होती है। कहाँ पर? खांसी एक स्थान है मानसराम का, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो 2011 और 12 की जो है वो वर्तमान में जो है गणना की जाती है। ठीक है, केवल चालू कीमत को इसमें देखा जाता है, जिसमें सीएसओ ने 2015 में आधार वर्ष जो है इसको घोषित किया था। किसने? सीएसओ ने 2015 में आधार वर्ष इसको घोषित किया था। इसके पहले जो है वो 2004-05 में आधार वर्ष इसको घोषित किया गया था। उसके बाद में जो है वो 2015 में किया गया। सबसे पहले एनआई किसको बोलते हैं? हम राष्ट्रीय आय को बोलते हैं, नेशनल इनकम जिसको हम कहते हैं। सबसे पहले जो है प्रयास इसको डीवी नौरोजी के द्वारा भाई, यानी कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है पहले राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। कब? 1867-68 में। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा जो है वो पॉवर्टी एंड अनवेट्रिस रूल इन इंडिया एक पुस्तक लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? धन के प्रवाह का सिद्धांत इसका हिंदी में मतलब होता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। राष्ट्रीय आय की पहली आधिकारिक गणना किसके द्वारा की गई? तो पीसी महालनोबिस के द्वारा की गई, जो कि पहली पंचवर्षीय योजना के आधार पर की गई थी। ठीक है, हमने बताया था, नहीं पहली नहीं, ये दूसरी, पहली जो है वो हेरोड मॉडल पर आधारित थी।
रोड, हाँ, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना पर जो है वो नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो की गई थी। नेशनल इनकम की पहली वैज्ञानिक गणना किसके द्वारा की गई? तो VKRV राव के द्वारा 1931-32 में की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय आय योगदान की बात कर लेते हैं। तो जिस राष्ट्रीय आय योगदान जो है वो सर्विस सेक्टर का मैक्सिमम होता है। सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र। अगर राष्ट्रीय आय जो है यानी कि जितनी भी राष्ट्र की आय वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर खर्च होती है? तो सेवा क्षेत्र में खर्च होती है। प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? जैसे कि कृषि है, वानिकी है, मछली पालन है, पशुपालन है, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? तो उत्पादन, जैसे कि कार का उत्पादन है, फूड का उत्पादन है, कपड़ा का उत्पादन है, और घर का जो उत्पादन है वो किया जाता है, वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? सेवा क्षेत्र, जैसे कि हॉस्पिटल है, इंश्योरेंस है, फाइनेंस वगैरह है, ये सभी किस में आते हैं? तो सेवा क्षेत्र में आते हैं। अगर राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो सर्विस भी इनकी बढ़ जाती है। ठीक है, GNI की बात कर लेते हैं, यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम, सकल राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है? तो टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं हम सकल राष्ट्रीय आय में, और जो कि क्या निकल आती है? तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो निकल आती है। ठीक है, मान लो कि सकल राष्ट्रीय आय 1000 है, ठीक है, और टोटल पॉपुलेशन जो है वो 10 है, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी? तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो 100 रुपये हो जाएगी। चिकित्सा संबंधी थर्मामीटर कितना होता है? तो चिकित्सा संबंधी जो थर्मामीटर होता है उसका तापमान जो है वो 37 डिग्री से लेकर 92 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ताप विद्युत युग्म की बात कर लेते हैं तो 200 से लेकर 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान होता है। प्लेटिनम प्रतिरोध की बात कर लेते हैं तो 800 से लेकर 1200 तक डिग्री सेंटीग्रेड इसका होता है। और पायरोमी की बात कर लेते हैं तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस ही इसका होता है। ठीक है, टेम्परेचर, तापमान की बात कर रहे हैं। वेक्टर कैसी राशि है? वेक्टर एक सदिश राशि है जिसमें क्या होता है? सदिश, सा मतलब सेहत, दिश मतलब दिशा, यानी कि दिशा और परिणाम दोनों ही हों उसको हम सदिश राशि के रूप में जानते हैं। जैसे कि बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग और आवेग, ये पांचों ही जो है वो सदिश राशि के रूप में आती हैं। द्रव्यमान क्या होता है? मान लो कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान क्या कभी चेंज हो सकता है? नहीं। उसके वेट में कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन उसके द्रव्यमान में कभी भी डिफरेंस जो है वो नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लो कोई वस्तु है इतनी जगह घेरी है तो वो ऑल टाइम इतनी ही जगह घेरेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसने यहाँ पर इतनी जगह घेर ली और चंद्रमा पर जाकर वो इतनी जगह घेर ली, नहीं। इसका वेट में इसमें कम ज़्यादा हो सकता है कि यहाँ पर वेट कम है, वो यहाँ पर ज़्यादा है, और चंद्रमा पर ज़्यादा जाकर इसका वेट जो है वो कम हो जाए। ठीक है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है वो कभी चेंज नहीं होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। शुष्क बर्फ को हम क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हम शुष्क बर्फ को जानते हैं। ठोस नाइट्रोजन क्या होता है? तो NO2 जो है ठोस नाइट्रोजन होता है। ठोस अमोनिया क्या होती है? तो NH3 जो है वो ठोस अमोनिया के रूप में हम इसको जानते हैं। कार्बन क्या है? तो कार्बन एक कार्बन कौन कौन से हैं? तो कार्बन के अपर रूप जो है वो हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन्स है। ऑक्सीजन के अपर रूप कौन कौन से हैं? तो ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के अपर रूप है। फास्फोरस के अपर रूप कौन कौन से हैं? तो रेड, येलो और ब्लैक, ये तीनों ही फास्फोरस के अपर रूप के रूप में जाने जाते हैं। नाइट्रोजन एक अपर रूप के रूप में नहीं जाना जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन सी का क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का क्या है? तो टोकोफेरॉल है। विटामिन के का क्या है? तो फ्लोक्यूनोन इसका रासायनिक नाम है, जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायता होती है। कौन? विटामिन के का काम होता है। इसमें नेफ्थोक्यूनोन भी इसको कहा जाता है, विटामिन के को, जो कि हड्डियों के कैल्शियम का बॉन्ड बनाता है। कौन? विटामिन के। अब आ जाते हैं करंट के क्वेश्चन आ गया। वैसे करंट के इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अभी तो नहीं लिखा। हाँ, एनटीपीसी को स्टैब्लिश कब किया गया था? तो 1975 में किया गया था। और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर माना जाता है। ठीक है, बाकी इसमें अभी और कुछ आयुष्मान योजना को कहाँ से? झारखंड, रांची से इसको लॉन्च किया गया था। और कब? 23 सितंबर 2018 को इसको लॉन्च किया गया था। और ये किसके अधीन आता है? तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अधीन में आता है, जिसमें 5 करोड़ व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे। ठीक है, जो कि PM जनधन आरोग्य योजना से जुड़े हुए हैं। और ये किसकी योजना है? आयुष्मान योजना, ये उत्तर प्रदेश की योजना है। ठीक है, हमने आपको बताया कि हम आपको जो करंट अफेयर है उसकी जो स्पीडी की करंट अफेयर है वो आपको अपलोड कर देंगे। आप एक बार उसको ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, जो भी अभी नई नियुक्तियां हुई हैं, जितने भी जो लोग चेंज हुए हैं, CM वगैरह, ठीक है, और देशों की जो नई राजधानियां अभी हाल ही में जो चर्चा में रही हैं उनकी ज़रूर याद पढ़ लेना। ठीक है, एक बार। तो बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। अगर कुछ भी मिस्टेक हुई है इसमें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बता देना कि इसमें ये गलती हो गई है। ठीक है।